नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपका संरक्षण के प्रयास और संरक्षित क्षेत्र आखिर कौन कौन। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए विशेष तौर पर देखा जाए तो मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन प्री के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो प्री में भी आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन किसी ना किसी वर्ष आपको परीक्षा में जरूर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये संरक्षण होता क्या है, संरक्षण का अर्थ क्या है। यहाँ संरक्षण का अर्थ जो है पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में समझना। भाई संरक्षण का अर्थ आप समझेंगे हम तो जीव मंडल के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जीव मंडल के सभी प्राकृतिक संसाधन, उनका क्या किया जाए, उनका संरक्षण करना मूल तौर पर हम कह सकते हैं संरक्षण के अर्थ के तौर पर आ सकता है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता आदि का प्रबंधन इसमें शामिल हो। वर्तमान पीढ़ी के द्वारा अगर हम बात करें तो पर्याप्त क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं और भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्याप्त क्षमताएं जो है यहाँ पर संरक्षित की जा सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जैव विविधता के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो बात को ऐसा थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत मूल तौर पर देखें तो जैव विविधता संरक्षण को कितने आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम जैव विविधता का संरक्षण देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, आखिर जैव विविधता का अगर संरक्षण देखा जाए तो हम इसको मूल तौर पर दो पहलू पर समझ सकते हैं। पहला है स्वस्थानीय, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण मतलब जहां पर संरक्षित क्षेत्र हो और पवित्र वन और झीलें जहां पर शामिल, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि संरक्षित क्षेत्र, पवित्र वन एवं झील, इसमें मूल तौर पर आएंगे। अब संरक्षित क्षेत्र में आप किस किस को रखेंगे, बात आती है, लाजमी बनता है क्वेश्चन। तो यहां पर राष्ट्रीय पार्क आ जाएगा, यहां पर अभ्यारण्य आ जाएगा, जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सभी के सभी आपको इसी में मिलेंगे। जैव मंडल विकास की अगर हम बात करेंगे, जैव मंडल विकास की मैं बात करता हूं तो वो विकास भी इसी पहलू के अंतर्गत आए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है बाढ़ स्थानीय संरक्षण। बाढ़ स्थानीय संरक्षण मूल तौर पर आता है। बाढ़ स्थानीय संरक्षण, बाढ़ स्थानीय संरक्षण कौन से होते हैं भाई, इसमें मूल तौर पर बीज बैंक और जीन बैंक आएंगे। बीज बैंक और जीन बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। मूल तौर पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पशु प्रवासन सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा। पशु प्रवासन की अगर हम बात करेंगे वो इसके अंतर्गत आता है। प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। वनस्पतिक उद्यान भी इसका सटीक एग्जाम्पल है। यहां पर अगर हम बात करें बाह्य स्थानीय संरक्षण की, कि आखिर बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण की अगर हम बात करेंगे इसमें मूल तौर पर आएगा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इसका सटीक एग्जाम्पल। चिड़ियाघर क्या है, जहां बड़े एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीव जंतुओं को क्या करा जाता है और संरक्षित किया जाता है। बात आती है कि भारत में अगर पूछा जाए कि भाई भारत में सबसे बड़ा या सर क्या जाए सबसे पुराना, भारत में सबसे पुराना अगर पूछा जाए कि कौन सा चिड़ियाघर है, वो आपका है कोलकाता। कौन सा है बेटा, कोलकाता।
कोलकाता में आपका सबसे बड़ा अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। दोस्तों बात करते हैं वनस्पतिक उद्यान। उद्यान, आखिर वनस्पतिक उद्यान क्या? एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है, एक प्रकार का जो कृत्रिम उद्यान होता है उसको हम कह सकते हैं जिसमें स्थानिक और विदेशी पौधे, इसमें मूल तौर पर कौन होगा? एक तो स्थानिक तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस विदेशी। इसके साथ साथ विशिष्ट प्रजातियां, ये तो पौधे होने चाहिए, और विशिष्ट प्रजातियां यहां पर पाई जाती है। मूल तौर पर अगर हम देखें जिनका यहां पर संरक्षण किया जाता है मूल तौर पर कृत्रिम रूप से बनाए गए हो, जिसमें स्थानीय और विदेशी पौधे मूल तौर पर शामिल हों, साथ साथ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण दिया जाता है, वनस्पतिक उद्यान की कैटेगरी में। बात आती है आखिर स्वस्थानीय संरक्षण को थोड़ा समझना पड़ेगा। स्वस्थानीय संरक्षण की जब हमने बात करी थी तो उसमें एक बात करी थी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या? फिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राज्य या केंद्र सरकार कुछ चाहे वे अभ्यारण्य के अंदर हो या नहीं, उनकी सभी परिस्थितियां इसके अंतर्गत आ सकती। तो पूछा जाए कौन बनाता है, तो हम ये कहेंगे राज्य या केंद्र सरकार, दोनों का सहयोग इसमें होता है। राज्य सरकार भी बना सकती है, राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। किसी क्षेत्र को चाहे वो अभ्यारण्य के अंदर हो या नहीं, उसकी परिस्थितिकी, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति, विज्ञान आदि सभी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान मूल तौर पर घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चराई या किसी अन्य वन्य गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाती। यहां पर अगर हम समझें तो मूल तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हैरिस राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका लद्दाख। राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है आपका? लद्दाख में। भारत का दूसरा अगर पूछा जाए, सेकंड अगर पूछा जाए कि सेकंड कौन सा है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क। अब पूछा यह जा सकता है कि ये कहां पर है, बताया जाएगा ये आपका राजस्थान। भारत में पहले राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए कौन सा है और कब बना, बताया जाएगा 1936, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं, वो पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान था। हैली राष्ट्रीय उद्यान था जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? जिसे अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, जिम राष्ट्रीय उद्यान के जान सकते हैं। फुल तौर पर लिखेंगे तो जिम कार्बेट बोल सकते हैं, बोला ही जाता है। और ये कहां पर है तो कहेंगे सर उत्तराखंड। यहां पर अगर बात करते हैं कुल राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे जाए कि कुल कितने हैं, कुल
राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे जाएं भारत में कितने, बताया जाएगा 106। कितने हैं? 106। राष्ट्रीय उद्यान में शामिल की जाने वाली भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार के पास। तो इनका पूरा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार के पास होता। संपूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो कहा जाएगा राष्ट्रीय अधिकार होता है वो आपका राज्य सरकार। बात आती है वन्य जीव अभ्यारण्य। आखिर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये वे स्थान होते हैं जहां पर विलुप्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने से बचाया जाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रजाति जो क्या हो रही हैं, लुप्त हो जा रही हैं। लुप्त होने वाली प्रजातियों का एक तरीके से कह सकते हैं संरक्षण किया जाता, उनको बचाने की बात की जाती। इस शिकार तथा पारिस्थितिकी व्यवहार के लिए मूल तौर पर सुरक्षित है। यहां पर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत किया जा सकता है। राज्य या केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से बात करें तो वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में गठित करने के अपने उद्देश्य को घोषित कर सकता है। राज्य सरकार किसी व्यक्ति के अधिकारों की सीमा निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारी के रूप में अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो यहां पर देखा जाए कि भारत में कुल कितने हैं, तो यहां बात करेंगे कि भारत में कुल अगर पूछा जाएगा तो उनकी संख्या है मूल तौर पर 565। कितनी है? तो कहेंगे सर 565 उनकी संख्या है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखें तो 3.33% योगदान देते भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अगर हम समझें। यहां पर आता है कि मूल तौर पर आरक्षित एवं सुरक्षित वन की बात करें। आरक्षित, आरक्षित एवं आरक्षित जो विशेष क्षेत्र होगा और इसकी सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षित वन की अगर हम बात करें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत इसको गठित किया गया। भारतीय वन अधिनियम अधिनियम 1927 के तहत गठित किया गया। सुरक्षा के स्तर के अनुसार इसको 5 या 6 श्रेणी में विभक्त किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मूल तौर पर हम यह कह सकते हैं, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे सुरक्षित कौन है, तो कहा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान भाई सबसे सुरक्षित माना। अगर इसके बाद अगर किसी का नाम रखेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद अगर हम बात करेंगे तो आरक्षित वन आते हैं। और आरक्षित वन के बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो सुरक्षित वन आता है। सुरक्षित वन इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लास्ट में किसको। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर बायोस्फीयर रिजर्व की, अगर हम बात करें, बात आती है बायो रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो जैव विविधता संरक्षण एवं निर्दिष्ट क्षेत्र में जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण,
सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान से संतुलित करना मूल उद्देश्य होता है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? जैव विविधता का संरक्षण करना। मूल उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना। इसके साथ साथ जो निर्दिष्ट क्षेत्र है जिसका उद्देश्य देखा जाए, कोई भी एक निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसका मूल तौर पर हम कह सकते हैं क्या किया जाए, जिसका उद्देश्य जैव विविधता की संरक्षण करना हो, जैव विविधता का क्या करना हो, संरक्षण करना इसमें रखा गया हो। इसके साथ साथ उसका सतत विकास किया जा रहा हो, साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए जा रहे हो। वैज्ञानिक अनुसंधान भी अगर किए जा रहे हो, उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जाए। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंतर सरकारी मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें सामान्यतः एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इसमें शामिल हो सकते। बिल्कुल अभी पीछे मैंने आपको समझाया सुकेश भाई। दोस्तों, यहां पर संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र की वनस्पति जीवों को प्रदान किया गया है, अपितु इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों तथा उनके रहने सहने की शैली को भी संरक्षित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व कार्य की प्रणाली को अगर हम समझें तो इसका संरक्षण यह प्रजाति उनके आवास एवं समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में मूल भूमिका निभाता है। इनका विकास इस उद्देश्य से किया जाता है जिससे सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक एवं मानव विकास को बढ़ावा भी मिल सके, जिससे रिजर्व में रहने वाले प्राणी तथा मानव की सुरक्षित भी रह सके। बात आती है टाइगर रिजर्व। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कि टाइगर रिजर्व क्या है। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रायोजित योजना। तो पहले पूछा जा सकता है कि कौन सा मंत्रालय। अक्सर एग्जाम में पीसीएस में तो यहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा मंत्रालय है? आप कहेंगे कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कि हम कह सकते हैं पर्यावरण वन। पर्यावरण की बात हो रही है, वन की बात हो रही है, तो जलवायु की भी बात होगी। और जलवायु, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बने। तो पहला क्वेश्चन बनेगा टाइगर रिजर्व किस मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा आता है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से। मेन पॉइंट पूछा जाता है अक्सर आपसे एग्जाम में, दोस्तों बताइए कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से। हेडिंग डालेंगे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास, हम ये कह सकते हैं कि दो चीजों को समझेंगे अब सीधी भाषा में। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान प्लस इसके साथ साथ वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। इनके चारों तरफ का हम ये कहें, इसके चारों ओर कितना एरिया, 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, चारों तरफ का 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा उस एरिया को क्या कहा जाएगा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। ये ऐसे मामले हैं जहां पर संवेदनशील गलियारे
मूल तौर पर बनाए जाते हैं। तो मूल तौर पर इसकी चौड़ाई जो होती है वो मूल तौर पर 10 किलोमीटर दे सकते हैं। यहां पर अगर हम बात को समझें तो एक आता है पवित्र उपवन। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि सर पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन, पवित्र उपवन की अगर हम बात करेंगे तो पवित्र उपवन प्राचीन समाज के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर जो संरक्षित वनों के क्षेत्र से होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन जो समाज है, जो भी प्राचीन समाज रहा होगा, उसके द्वारा मूल तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार पर जिनका संरक्षण किया जाता है, पवित्र वन के आधार पर संरक्षित वनों को, संरक्षित जो वन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को किसमें रखा जाता है? तो पवित्र उपनयन के अंतर्गत रखा, उपवन के अंतर्गत। ऐसे पवित्र उपवन मूल तौर पर मेघालय की खासी, मेघालय, ये आपने सुना होगा, पहले बहुत बारिश हुआ करती थी, मेघालय की खासी जो है, कैंत कैंते की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, कर्नाटक महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्रों मूल तौर पर पाए जाते। हम ये कह सकते हैं मेघालय की हो गया, मेघालय की आपकी खासी की पहाड़ी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया राजस्थान की अरावली की पहाड़ी, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां, मूल तौर पर ये एग्जाम्पल आपके लिए बन सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 की अगर हम बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 समझे। अधिनियम में समुदाय आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित श्रेणी की शुरुआत की गई, जो पवित्र उपनयन सहित समुदाय आयोजित भूमि को भी सरकारी सुरक्षा प्रदान करता। बात को जरा समझे, जितने भी अधिनियम, ये अधिनियम ये कहता है कि समुदाय आरक्षित क्षेत्र की जो संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी की शुरुआत जो की गई थी, इस अधिनियम के तहत की गई, जिसमें पवित्र उपनयन सहित समुदाय की जो आयोजित भूमि है उसको सरकारी सुरक्षा इसके अंतर्गत प्रदान की जाती। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक आता है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र कौन सा होता है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के तहत, आईबीए बात की जाए, आईबीए वर्ल्ड लाइफ, एक कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विश्व का संरक्षित जैव विविधता के संरक्षण के लिए निगरानी रखना तथा आईबीए के वैश्विक नेटवर्क की पहचान करना इसका उद्देश्य। ये पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेत को दर्शाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार अगर हम बात करें तो आईबीए का पदनाम मानव कृति मानदंडों पर आधारित होता है। विश्व स्तर पर खतरे की पड़ी एक या एक से अधिक पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण संख्या का आकलन किया जाता है। प्रवासी या सामुदायिक पक्षी असाधारण रूप से बड़ी संख्या में रहते हैं। आईबीए कई प्रकार के आवास इसमें शामिल होते हैं। इसमें मूल तौर पर देखेंगे तो आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्षेत्र की अगर हम बात, आर्द्र भूमि इसमें सबसे सटीक है। दूसरे जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट, घास के मैदान, घास के मैदान यहां पर रखे जा सकते, झाड़ियां यहां पर रखी जा सकती। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ने भारत के 554
महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान की है। अगर जनवरी 2024 तक देखें तो भारत में हम कह सकते हैं कि भारत में कितने हैं, तो हम कहेंगे कि भारत में इनकी संख्या 554। भारत में संख्या की बात। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, इसकी मैंने अभी आपसे बात की, उसने बताया कि भारत में 554 है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी, हिस्ट्री सोसाइटी की अगर हम 1883 में स्थापित, स्थापित कब करी गई? 1883। भारत में वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक भागीदार है। ये भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विभाग के द्वारा एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करता है और हेड ऑफिस इसका पूछा जाएगा तो बताना है मुंबई। हेड ऑफिस कहां पर है तो बताया जाएगा सर इसका हेड ऑफिस मुंबई। यहां पर अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर कि भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की अगर हम बात, तो उसमें हम ऐसा थोड़ा समझ सकते हैं कि भारत में मूल तौर पर अगर हम कहेंगे तो भारत में हम ये कहेंगे कि मूल तौर पर जो नेशनल पाए गए हैं मूल तौर पर ये, आप इसको याद कर सकते हैं साइड श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। जैसे अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपके ये 4 आते हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो आपका गंगा वैली का मूल भाग है, फूलों की घाटी के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आ रहा है। तो ये ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में बात करेंगे तो ये सभी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान अगर देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान मूल तौर पर देखें तो लगभग लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, लेकिन मूल तौर पर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि साउथ इंडिया का जो भाग है, पूर्वांचल पूरब का जो भाग है, वहां पर मूल तौर पर हम कहेंगे या उत्तर का जो भाग है वहां पर अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पाई जाती है। नेशनल पार्क अगर हम देखें कि भारत में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो ये सभी के सभी नेशनल पार्क हैं जिनकी कुल संख्या मैंने बताई 106 है। कवरेज एरिया की अगर हम बात करें पूरे देश का तो 1.23% ये भाग करते हैं और सबसे बड़ा जो है वो आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो मैंने बताया आपको लद्दाख में आता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें तो सभी जगह मूल तौर पर ये राष्ट्रीय उद्यान आपको वहां पर बनते हुए मिल रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं थोड़ा डीपली अगर समझते हैं तो डीपली अगर एक पॉइंट टू पॉइंट देखें नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो हम लद्दाख में कह सकते हैं हेमिस। तो लद्दाख में कहा जाएगा कि लद्दाख में कौन सा है सर, हेमिस है। और इसकी बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बाची गामा हो जाएगा, काची गंगा नंगा हो जाएगा इसमें। यहाँ पर आप किशन बाड़ा इसके अंतर्गत आ जाएगा, सिटी फॉरेस्ट इसके अंतर्गत आएगा, ग्रेट हिमालय यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इंदिरा केली है, पिन वैली है और खीर गंगा इसके अंतर्गत। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आपके उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी आ जाएगा, नंदा देवी आ जाएगा, गोविंद आ जाएगा, गंगोत्री आ जाएगा, राजा जी आ जाएगा, नेशनल राष्ट्रीय कारपेट आ जाएगा, दुधवा आ जाएगा। दुधवा की अगर हम बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश। इसी तरह अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो सुल्तानपुर आ जाएगा, सरीका आ जाएगा, रणथंभौर आ जाएगा। और रणथंभौर तो एग्जाम बहुत पूछा जाता है। इसी तरह अगर आप बिहार में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे तो वहां पर बेतला आ जाएगा झारखंड। दूसरा अगर हम थोड़ा और डीपली समझते हैं मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में तो इसकी बाढ़ है सबसे ज्यादा देखा। मध्य प्रदेश में पेंच आ जाएगा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सतपुड़ा आ जाएगा, कुन्नो आ जाएगा, वन विहार आ जाएगा, माधव आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा, कान्हा आ जाएगा। ये अधिकांश एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। गुजरात में बात करेंगे तो गरीन कच्छ की खाड़ी आ जाएगा, यहाँ पर गिर आ जाएगा, बांदा आ जाएगा, संजय गांधी आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में, चंदोली आ जाएगा आपका। मेन तो आप देखेंगे तो गोवा में एक आता है मोलेमा, मोलेम जो है राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत। इसी तरह सुंदरबन बहुत पूछा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा। शिमलीपाल यहाँ पर आ रहा है आपका, इंद्रापुरी कुटु आ रहा है,
नवे गांव यहाँ पर मूल तौर पर आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके महाराष्ट्र। नेशनल पार्क अगर हम पूर्वांचल के देखें, पूरे भारत के देखें, तो वहाँ पर मूल तौर पर आप सिक्किम में एक पाएँगे आप, कंचनजंगा के नाम से जाता है। हम नामस के तौर पे जान सकते हैं। अब मूल तौर पर देखें, त्रिपुरा में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, मिज़ोरम में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मूल तौर पर यहाँ पर आपको बनते हुए मिल रहे हैं। इसी तरह नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे, तो राष्ट्रीय भारत दक्षिण भारत में अगर जाएँगे, तो दक्षिण भारत में तेलंगाना में आपको मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे। आप कर्नाटक में देखेंगे, आंध्र प्रदेश में आपको मिल रहा है। इसी तरह तमिलनाडु में आएँगे, केरल में आएँगे, तो सभी जगह आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको बनते हुए मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर बात को थोड़ा और डीपली समझेंगे, तो हम समझ सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ये सभी वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो भारत के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग-लगभग सभी भारत में मूल तौर पर देखें, तो उत्तर भारत में संख्या थोड़ी ज़्यादा है, जबकि दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो संख्या कम पाई जाएगी। लेकिन मूल तौर पर उत्तर भारत और पूर्वांचल में अधिक संख्या इनकी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होता है। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, और दोस्तों इसको थोड़ा सही से समझेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, बायो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे, तो बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये स्थलीय भी होते हैं प्लस तटीय, दोनों के लिए रिजर्व के तौर पर जाते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क के ढांचे के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मान्यता प्राप्त है, भारत में पूछा जाए कि भारत में कितने हैं, भारत में इनकी संख्या कितनी है, तो कहेंगे भारत में इनकी संख्या सिर्फ 18। दोस्तों, यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसमें मूल तौर पर यह कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम सार्वभौमिक महत्व के तहत रखा गया है। केंद्र तथा राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इसकी घोषणा करता है। एक बार बायोस्फीयर स्थापित हो जाने के बाद सरकार उन्हें यूनेस्को के तहत या एमएबी कार्यक्रम के तहत नामांकित कर सकता है, जिससे उसकी शुरुआत जो की गई 1971 के तहत की गई, 17 के तहत की गई, 1971 के तहत की गई, जिसमें यह कहा गया कि इनका कार्यक्रम एमएबी के कार्यक्रम के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो बायो रिजर्व कोर भाग होता है, बफर होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, मानव बस्तियां इसमें पाई जाती हैं, शोध केंद्र आता है, निगरानी इसके अंतर्गत आता है, शिक्षण प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आता है, और पर्यटन मनोरंजन के तौर पर इसको रखा जाता है। बात करते हैं कोर क्षेत्र की। अगर कोर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, तो रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र, जिसमें स्थानिक बस्तियां जीव जंतु रहते हैं, और वह महत्वपूर्ण आनुवांशिक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के तहत होता है, जिसमें मानव गतिविधियां मुक्त रखा गया है। दूसरी बात करते हैं बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, तो ये कोर क्षेत्र चारों तरफ इस प्रकार घिरा होता है, जो कोर क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने में सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पर्यटन, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि मूल तौर पर सम्मिलित होते हैं, जिसमें इस तरह के स्तर मूल तौर पर शामिल होते हैं। दूसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। इसमें मूल तौर पर यह क्षेत्र होता है जहां पर मानव उद्यम और संरक्षण के बीच मूल तौर पर देखें पर्याप्त संतुलन होता है, और आंतरिक संवेदन क्षेत्र पर किसी भी प्रभाव को कम करने का समाजक संपूर्ण तरीका इसके अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, बात आती है कि मूल तौर पर हमने ये समझा कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। बायोस्फीयर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो सरकार के द्वारा 1996 के तहत इसको लागू किया गया। दूसरी बात करते हैं कि आखिर इसमें अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि मूल तौर पर हम ये कहेंगे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कह सकते हैं, आप गुजरात कह सकते हैं, आप मूल तौर पर कहें तो आप कर्नाटक केरल को कहेंगे, आप ये तमिलनाडु को कहेंगे, आंध्र प्रदेश को कह सकते हैं, मध्य प्रदेश इसका हिस्सा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, बिहार इसका हिस्सा बनेगा, पूर्वांचल मेघालय पश्चिम बंगाल इसका मूल तौर पर हिस्सा
बनता हुआ दिख रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व मूल तौर पर पाई जाती है। अब बात आती है आपके मूल टॉपिक पर, जो है टाइगर रिजर्व। आखिर टाइगर रिजर्व, देखिए यहां बात को समझेंगे कि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो टाइगर रिजर्व में भारत में कुल अगर पूछे जाए, भारत में कुल, तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो कहा जाएगा 55। नवीनतम पूछा जाए तो 54वां 55वां है। फिर 54वां जो बनाया गया, 54वां जो बनाया गया वो 2023 में बनाया गया। 55वां जो बनाया गया वो आपका 2024 में। वीरंगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जो 23 में बनाया गया, वो आपका कहां बनाया गया, तो आप कहेंगे सर एमपी में बनाया, वहां पर बनाया गया, एमपी में बनाया गया, जो वीरंगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के अंदर। जबकि 55 में अगर पूछा जाएगा तो 55 आपका राजस्थान में बनाया, ये कहां बनाया गया, ये सर राजस्थान में बनाया। विश्व बाघ दिवस अक्सर पूछा जाता है, विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है, तो विश्व बाघ दिवस मूल तौर पर आपसे पूछा जाए तो बताना है 29 जुलाई। कितना, 29 जुलाई को मनाया। तेरह टाइगर रेंज देश की अगर हम बात करें तो भारत में भूटान, भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया होगा, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम मूल तौर पर आते। बात आती है आखिर बाघ गणना की बात, बाघ गणना की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत टाइगर स्टॉक फोर्स के द्वारा अनुमोदित पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गणना की जाए। गणना का यह कार्यक्रम जो होता है एनटीसीए तथा डब्ल्यूआईआई के द्वारा राज्य वन विभाग के सहयोग से किया जाए। यहां पर अगर हम बात को समझेंगे तो यहां पर मूल तौर पर बात आती है कि आपका नीलगिरी की अगर हम बात, नीलगिरी समूह की अगर हम बात करेंगे तो नीलगिरी समूह की मैं बात करूंगा तो आप समझेंगे नीलगिरी समूह, नीलगिरी समूह, जो नीलगिरी समूह है ये दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। बाघों के उल्लेखनीय वृद्धि की अगर हम बात तो शिवालिक की पहाड़ी और गंगा का, बाघ क्षेत्र के दखल में गिरावट की बात करें तो पश्चिमी घाट आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा। उच्च बाघ जनसंख्या की बात करें, बाघ की जनसंख्या, उच्च जनसंख्या, जनसंख्या की बात करें तो वहां पर हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो एमपी में। एमपी के बाद आप कहेंगे सर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कहेंगे आप उत्तराखंड। यहां पर इनकी संख्या लाजमी है, ज्यादा बनती दिखाई दे। भारत में टाइगर रिजर्व की मैंने बात करी तो मैंने बताया इनकी संख्या कितनी है, 55 है। तो 55 कौन कौन से हैं, यहां पर बिल्कुल सही तरीके से आपको ड्रॉ करके बुक में प्रोवाइड करेंगे। यहां पर बात करेंगे, कुछ राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। तो सभी जगह टोटल तौर पर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर कुल टाइगर रिजर्व जो है वो आपके 55। अब बात आती है आखिर मूल तौर पर हम देखें, बात उभर कर आती है कि अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए तुम तौर पर देखें तो हिम तेंदुआ एक आता है। हिम तेंदुआ की अगर हम बात करें
तो शीर्ष शिकारी है और खाद्य जाल में शीर्ष शिकारी की स्थिति के कारण हिम तेंदुआ उस पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संकेत कर रूप में पाया जाता है। भारत सरकार ने हिम तेंदुआ की पहचान ऊंचाई वाले उन हिमालय क्षेत्रों में की है जहां पर प्रमुख प्रजाति के तौर पर यह पाए। यहां पर अगर हम बात करें हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट की, अगर हम हिम तेंदुआ को थोड़ा समझेंगे। हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ पहले आता है हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो भारत की ऊंचाई वाली वन्य जीव आबादी है और उनके आवासों की अद्वितीय प्राकृतिक व्यवस्था की सुरक्षा संरक्षण के उद्देश्य से 2009 में शुरू किए। तो प्रोजेक्ट कब शुरू करा गया? 2009 में। इस संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह संरक्षण के लिए एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जिससे स्थानीय समुदाय पूरी तरह से इसमें शामिल हो। दोस्तों बात आती है मूल तौर पर, अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, एक बात और आती है मूल तौर पर, चीता। चीता की अगर हम बात करें तो चीता बड़ी बिल्लियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक, जिसके पूर्वज तथा 5 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय पहले मियोसीन युग में पाया गया। तो यहां से क्वेश्चन बना कि भाई ये कौन से युग से है, तो हम कह सकते हैं मियोसीन युग में ये पाया जाता है। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन स्तनधारी भाग है, तो अफ्रीका और एशिया में पाए। यहां पर परिमीटर की बात करें तो IUCN स्थिति के अनुसार ये असुरक्षित है अफ्रीका में, और तो एशिया में बात करें तो गंभीर लुप्त कगार गंभीर स्थिति में। ICTS स्थिति के अनुसार अनुबंधन वन श्रेणी में आता है, यहां भी अनुबंधन वन श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में हम यह कह सकते हैं 6,500 से 7,000 की आबादी है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे एशिया में तो ईरान में के पाए जाते हैं 40 से 50। भारत में 1992 में विलुप्त घोषित किए गए थे, तो यहां मंगाए गए थे भारत में। शारीरिक विशेषता की बात करें, एशियाई तुलना देखा जाए तो एशियाई चीतों की तुलना के आकार में ये थोड़ा बड़ा होता है, अफ्रीकी चीतों से थोड़ा छोटा। चीता पुनरुत्थान कार्यक्रम की बात करें तो चीता आबादी को बहाल करने के लिए अधिनियम तौर पर 2022 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, मध्य प्रदेश वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संरक्षण और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेष रूप के साथ साझेदारी के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की। किसी प्रजाति के पुनर्जन्म का अर्थ ऐसे क्षेत्र से छोड़ा गया है जहां जीवित रहने का सक्षम साधन बनते। नामीबिया 8 चीते, 5 मादा और 3 नर को प्रायोजित आधार पर कुन्नो पालमुर राष्ट्रीय उद्यान MP भारत में पुनः लाए गए। और यह दुनिया के में किसी मांसाहारी प्राणी का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण है। यह अनोखा है क्योंकि पहली बार चीतों को बिना वाड़ वाले संरक्षित क्षेत्र में फिर से लाया गया है। यहां पर हम बात करते हैं, अब बात आती है एलिफेंट रिजर्व क्या। एलिफेंट रिजर्व अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बात को समझेंगे, ये चीता हमने समझ में आ गया, टाइगर रिजर्व समझ में आ गया। अब बात आता है एलिफेंट रिजर्व। हम ये कह सकते हैं एलिफेंट बोलेंगे, सॉरी एलिफेंट तो क्या बोलते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो भारत सरकार ने इसका केंद्र, इसकी शुरुआत कब करी? 1992 में। एलिफेंट रिजर्व की शुरुआत की गई 1992 में। हाथी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत रखी गई, हाथी को सुरक्षित करने की बात की। विश्व हाथी दिवस की अगर हम बात करें, की शुरुआत 12 अगस्त को हुई। विश्व हाथी दिवस अक्सर पूछा जाए, विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस अगर पूछा जाएगा तो वो आपका क्या है? 12 अगस्त। विश्व हाथी, भारतीय हाथी भारत में 29 राज्यों में से 26 में व्याप्त रह चुके हैं, विशेष रूप से पश्चिमी घाट, दक्षिणी भाग, मध्य भारत और उत्तर भारत। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये मूल तौर पर 16 राज्यों में,
इस संख्या की बात करेंगे हाथी की, तो कितने? 16 राज्यों ये पूरी तौर पर पाई जाती। दोस्तों, बात आती है भारत में प्राकृतिक विरासत के तौर पर हाथी को देखा जाए। वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता और इसे प्रमुख प्रजाति के तौर पर माना जाता है। यह महत्वपूर्ण के तौर पर चारागाह के तौर पर बड़ी मात्रा में वनस्पति खाते हैं और बीजों को चारे के रूप में ये क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाथियों की गर्भधारण अवधि किसी भी स्तनधारी की तुलना में सबसे लंबी होती है, 22 महीने। मादा हाथी हर 4 से 5 वर्ष में बच्चा पैदा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बात को समझेंगे। भारत में एलिफेंट रिजर्व को अगर समझें तो भारत में एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसका जो ज्यादा एरिया हमें मिलता है वो उत्तर प्रदेश है, या कहा जा सकता है पूर्वी घाट है पूरा। इधर आपका भाई आप ये कहिए पूर्वी घाट कि तमिलनाडु से शुरू हो रहा है और पश्चिम बंगाल तक इधर जा रहा है। उधर आप जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि असम आ रहा है, नागालैंड आ रहा है और आपका अरुणाचल प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो है एलिफेंट रिजर्व की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हाथी रिजर्व केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा अधिसूचित एक प्रबंधन इकाई के तौर पर जाना जाता है। पहला भारतीय रिजर्व पूछा जाए कि पहला हाथी रिजर्व कहां बनाया गया? फर्स्ट हाथी रिजर्व, पहला हाथी रिजर्व पूछा जाए कि कहां बनाया गया तो बताएंगे झारखंड, सिंहभूमि। सिंहभूमि कहां पर है? आप कहेंगे सर झारखंड। तो यहां पर बोला कि सबसे पहला जो बनाया गया वो भैया आपका झारखंड में। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा? अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप कहेंगे कर्नाटक। कहां पर है ये? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है? मैसूर। अब बात आती है कि हाथी के संरक्षण के लिए क्या किया जाए। हाथी जनगणना की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तत्वाधान के आधार देखा जाए तो बात ये कह सकते हैं 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया। तो हाथी की जो गणना की जाती है, जनगणना, प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में इनकी क्या की जाती है? गणना की जाती है। हाथी गलियारे की अगर हम बात करें, हाथी गलियारा आखिर क्या है? हाथी गलियारा, तो इसमें जंगल भूमि का एक खिंचाव, इसमें संकीर्ण पट्टी के रूप में इसको परिभाषित, जो हाथियों की आबादी के साथ बड़े आवास को भी जोड़ता है। तो ये ऐसा भूमि क्षेत्र होता है संकीर्ण पट्टी, एक संकीर्ण पट्टी है ये। और ये पट्टी मूल तौर पर देखा जाए तो हाथियों की आबादी के साथ बड़े आवास को भी जोड़ती है और आवासों के बीच जानवरों की आवाजाही के लिए भी एक गलियारा बनाती है। ये आंदोलन प्रजाति अस्तित्व के जन्म को बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। पश्चिम बंगाल में 26 गलियारों के साथ सबसे बड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा जाए कि हाथी गलियारा कहाँ पर है तो कहेंगे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है, जो लगभग लगभग 17% एरिया को कवर करता है। पूरे भारत में अगर देखेंगे तो हाथियों की रिजर्व की बात करेंगे तो उसका 70% योग। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है हाथी मेरा साथ। ये क्या है? हाथी मेरा साथ, हाथी मेरा साथ, ये अभियान भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ
साझेदारी के तौर पर शुरू किया गया और इसकी शुरुआत जो की गई 2011 में। इसकी शुरुआत कब की गई? 2011 दिल्ली में आयोजित एलिफेंट 8 के तहत बैठक में इसकी शुरुआत। 8 देशों में इसमें भाग लिया, 8 देशों ने इसमें भाग लिया, 8 देशों ने क्या लिया? भाग लिया। भारत, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड इसमें से। यहां पर अगर हम बात करते हैं एशियाई हाथी का, अगर गठबंधन देखा जाए, एशियाई हाथी का गठबंधन कहां पर है? एशियाई हाथी का गठबंधन, एशियाई हाथी का गठबंधन। तो एशियाई हाथी गठबंधन 5 गैर सरकारी संगठनों का संगठन है। तो ये क्या है? 5 गैर सरकारी संगठनों का एक भाग है। गठन के तौर पर एलिफेंटा फैमिली, पशु कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष IUCN नीदरलैंड, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट मूल तौर पर इसमें शामिल हो। बात आती है समुद्र संरक्षित क्षेत्र की, यहां पर बात आएगी मूल तौर पर हम देखेंगे समुद्र क्षेत्र कौन। यहां पर बात को थोड़ा समझें। सबसे पहले हम समझेंगे रामसर स्थल कि रामसर स्थल कौन कौन से इसमें। रामसर स्थल कौन से? भाई ऐसे स्थल जो दलदलीय भाग होता है उसको रामसर स्थल के तहत रखा जाता है और ये भारत के सभी रामसर स्थल इसके अंतर्गत। यहां पर आते समुद्र संरक्षित क्षेत्र की। समुद्र संरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, समुद्र संरक्षित क्षेत्र, समुद्र संरक्षित क्षेत्र, समुद्र संरक्षण क्षेत्र, इसको MAB के तौर पे भी अनिवार्य रूप से समुद्र के एक स्थान है जहां मानवीय गतिविधियों की सादगी से नियंत्रित किया गया, सुरक्षित रखा गया। यहां पर हम बात करें असमानता के पानी की तुलना में हमारे पार जमीन पर मौजूद जो पार्कों के समान रूप से पाए जाते हैं उनको इसमें रखा। इन स्थानों को स्थानीय, राज्य क्षेत्रीय या मूल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अधिकारियों के द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्रीय संरक्षणों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा दी जाती है। MPA को मूल तौर पर जाना जाता है, MPA के तौर पर इनको समुद्री सुरक्षा एजेंसी को मूल तौर पर MPA के नाम से भी जानते हैं। MPA। यहां पर अब बात करें तो कानूनी स्थिति, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और समुदाय रिजर्व इसमें मूल तौर पर शामिल। MPA की अगर हम बात करेंगे तो कुल अगर पूछा जाए कि भैया कुल कितने होते हैं, आपको साफ साफ बता देना है। कुल की बात करेंगे तो 130 है। कितने हैं ये? 130 हैं, जिसमें 33 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। इनमें हम 33 कौन से हैं? तो 33 कहा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान प्लस वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें आते हैं 130। यहां पर बात आती है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, भारत में हम ये कहेंगे कि ये सभी के सभी इसके अंतर्गत निकोबार में आएंगे। सबसे ज्यादा संख्या में अगर हम बात कहां करेंगे? अंडमान। दोस्तों भूवैज्ञानिक विरासत स्थल अक्सर एग्जाम में पूछा आता है। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले स्थल को
स्वाभाविक या सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण होते हैं तथा पृथ्वी के विकास या पृथ्वी विज्ञान के इतिहास के अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिनका योग शिक्षा के लिए किया जाए, उनको इसमें रखें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इनकी पहचान की गई है। पहचान के आधार पर कुल संख्या की बात, कुल संख्या की लगभग लगभग 34। अप्रैल 2022 में 2 और बढ़ाए। ये मूल बात क्लियर हो गई कि ये भू वैज्ञानिक विरासत स्थल जो होता है, शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए के तौर पर यहाँ पर रखा जाता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मूल तौर पर जिसका उपयोग शिक्षा की दिशा में मूल तौर पर किया जाए। यहाँ पर बात आती है आखिर कि मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो कौन कौन से राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की बात करेंगे तो ये सभी के सभी इसके अंतर्गत। अगर हम मूल तौर पर जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन, जैव विविधता विरासत स्थल की अगर हम बात करते हैं, जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल की बात, तो जैव विविधता विरासत स्थल की शुरुआत अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगा अधिनियम। ये कौन सा अधिनियम? अधिनियम। तो यहां पर अगर अधिनियम की बात करेंगे तो वो अधिनियम है आपका 2002। और इसकी अगर धारा पूछ ली जाए, इसकी धारा कौन सी है, किस धारा की बात कर रहा है, तो धारा है आपकी 37 के तहत जैव महत्व के स्थानों को जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया। पूरी तौर पर हम कह सकते हैं जैव विविधता विरासत स्थल कौन से? राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के सहयोग से जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव महत्व के स्थानों में जैव विविधता विरासत स्थलों को जो शामिल किया जाता है वो इनको रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर कुल पूछा जाए, कुल बताएंगे इनकी संख्या कितनी है? 37। जैव विविधता विरासत स्थल की बात करेंगे तो वो आपके सभी विरासत स्थल ये हैं जिनको BHS के नाम से भी जाना जाता है, याद करेंगे। दूसरी बात आती है, मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो बात आती है आपकी गैंडे के संरक्षण के प्रयास की बात। गैंडे के संरक्षण की बात करें तो 5 प्रजाति, अफ्रीका का सफेद, अफ्रीका का कैसा है तो अफ्रीका का सफेद, काले गैंडे, एशिया के ग्रेट एंड सींग वाले, जावा और सुमात्रा के गैंडे मूल। ब्लैक रायन गंभीर रूप से विलुप्त है, तो अफ्रीका प्रजातियों में सबसे छोटा है इसको कौन। सफेद राइनो खतरे के करीब है। ग्रेट एक सींग वाला गैंडा है जो 5 प्रजातियों में सबसे बड़ा और असुरक्षित है। जावा राइनो गंभीर रूप से विलुप्त प्रजातियों में माना जाता है और सुमात्रा राइनो गंभीर रूप से विलुप्त मलेशिया में पाए जाने वाला। भारतीय गैंडे की बात करें तो केवल एक सींग वाला ही गैंडा है जो भारत का मूल निवासी है और अपने बड़े आकार और एकल वाले सींग के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से ये घास चरते हैं, घास की पत्तियां, शाखाएं, फल, जलीय पौधों को मूल तौर पर ये खाते हैं। वितरण की बात करें तो मुख्य रूप से भारत में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। संरक्षित क्षेत्र की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है आपका, जल्दापारा नेशनल राष्ट्रीय पार्क गोलमारा पश्चिम बंगाल, और मूल तौर पर देखेंगे तो ये आपका असम में भी कांचीरंगा मानस में अभ्यारण्य से पाए जाते हैं। असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों में लगभग 2640 गैंडे हैं, जिनमें से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 2400 गैंडे पाए जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं विश्व गैंडा दिवस की अगर हम बात करें तो गैंडा की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनमें बचाए रहने के लिए 22 सितंबर, तो ये याद रखेंगे कि गैंडा दिवस कब बनाया जाता है तो बताया जाएगा, ये बनाया जाता है आपका 22 सितंबर को बनाया जाता है। गैंडा दिवस कब बनाया जाता है? 22 सितंबर को मूल तौर पर बनाया जाता है। इस बात को ध्यान से बात आती है इंडियन साइनो विजन की बात। विजन की बात करेंगे 2020 के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन बात करें तो थोड़ी पुरानी तो है लेकिन इस पर बात करना लाजमी है। इंडियन साइनो विजन 2020 क्या है, आइए इसको समझ।
2020 के परिप्रेक्ष्य में। तो इंडियन राइनो विजन 2020 जो है, इसकी शुरुआत अगर हम करेंगे, शुरुआत, इसकी शुरुआत जो करी गई थी, शुरुआत की गई थी 2005। कब करी गई बेटा? 2005 में इसकी शुरुआत की। 2020 तक भारतीय राज्य असम के साथ संरक्षित क्षेत्रों में फैलाए जाने वाले कामकुमर 300 से अधिक एक सींग वाले गेंडों की जंगली आबादी को प्राप्त करना लक्ष्य रखा। बात करते हैं मूल तौर पर कि देखा जाए तो आप इसको थोड़ा और समझ सकते हैं। एक आता है नदी डॉल्फिन संरक्षण प्रयास, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। विशेष रूप से बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये जो आपका नदी और मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल मीठे पानी की सीता सीमाओं के समूह के अंतर्गत आता है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे तो नदी की धाराओं बेतरबाजी लचीले लंबे शरीर वाले आकार वाला होता है। गर्दन के बिना जुड़ी कशेरु के सिरा मुक्त गति से चलने वाला अनुमति देता है। आंखों की रोशनी की कमी होती है। नेविगेशन और शिकार के लिए इकोलेशन पर निर्भर होता है। ये मूल तौर पर पर्यावरणीय संकेत नदी स्वास्थ्य के संकेत के रूप में कार्य करता है। बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र का ये मूल प्रतीक है। 6 उत्तरवादी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की बात करेंगे तो अमेजन सबसे बड़ा है। गंगा, सिंधु, इरावती, तुकमरा और या जो आपके कहना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, वो सभी नदियां इसके अंतर्गत आती हैं। मूल तौर पर देखा जाए तो डॉल्फिन जो पाई जाती है मूल तौर पर साफ पानी में मूल तौर पर पाई जाती है। तो ये कह सकते हैं स्वच्छ जल का आकलन करने के लिए सबसे सटीक हम इसको रख सकते हैं। गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जल पशु और असम में राष्ट्रीय राज जल पशु के रूप में मान्यता प्राप्त। क्वेश्चन बना कि सर गंगा डॉल्फिन की अगर आप बात कर रहे हैं, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन को हम दो तरीके से समझें। राष्ट्रीय जलीय पशु अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय जल पशु, राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। कहां के लिए? भारत के लिए। और राज्य जलीय पशु पूछा जाए, राज्य जलीय पशु, राज्य जल पशु कहां का है? ये असम का। कहां का है? ये असम का है। दोस्तों बात आती है कि सिंधु डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन गंगा नदी की डॉल्फिन की दक्षिणी एशियाई डॉल्फिन की दो अलग प्रजातियों में इसको काउंट किया जाता है। दोस्तों अगर आप बात करते हैं घड़ियालों की, घड़ियाल की अगर हम बात करेंगे तो मगरमच्छ या मछली खाने वाले मीठे पानी के मगरमच्छ जीवित मगरमच्छों के बीच अपनी उल्लेखनीय लंबाई के लिए मूल तौर पर ये जाने जाते। बात आती है मूल तौर पर अगर हम देखें तो सबसे मेन बात आती है, ये आपका टॉपिक था और ये टॉपिक आज आप पर कंप्लीट हो। आइए आपको कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, आप इनके आंसर बताइए। अच्छा, गिद्ध संरक्षण प्रयास की अगर हम बात करें तो गिद्ध मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूल तौर पर पाए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन बना कि गिद्ध मूल तौर पर कहां पाए जाते हैं, तो कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूल तौर पर पाए जाते हैं। और पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक ये माना जाता है। ये पर्यावरण के स्वास्थ्य सहयोग प्रदान करता है, प्रकृति के कचरा संरक्षण मुख्य भूमिका के तौर पर इसको जाना जाता है। दोस्तों आगे हम बात को समझते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में सीसीएस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। एक क्वेश्चन और, परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिक, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प उपयुक्त में से कौन सा वातावरण तापमान में योगदान रखता है? एक और दो, केवल तीन, दो तीन, एक दो तीन। तो ये था आज आपका टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सभी जो पॉइंट थे वो पॉइंट आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। तो मैं जल्दी ही मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।